डियर स्टूडेंट्स, दिस क्लास इज फॉर बीएड सेकेंड ईयर। और आज बीएड सेकेंड ईयर की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श में आज का टॉपिक है बच्चों, यहाँ पर फोर्थ पेपर है बच्चों, और आज का टॉपिक है निरीक्षण प्रविधि। तो बच्चों निरीक्षण प्रविधि में आज हम पढ़ेंगे निरीक्षण प्रविधि की विशेषताएं। देखिए, इसकी पिछली क्लास में हमने जाना कि निरीक्षण प्रविधि है क्या और क्यों इसका उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से उसको रिपीट कर देती हूँ कि निरीक्षण प्रविधि चूंकि निर्देशन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन के द्वारा क्या किया जाता है, अब तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि निर्देशन के द्वारा किसी भी व्यक्ति की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और उसके तो अध्ययन करने के लिए चूंकि उसकी समस्याओं के समाधान में उसकी सहायता की जानी है, इसलिए उसकी समस्याओं के अध्ययन के लिए उससे संबंधित, उस व्यक्ति से संबंधित सभी सूचनाएं एवं डाटा एकत्रित की जाती है, जिससे कि प्रॉपर तरह से निर्देशन प्रदान किया जा सके और उसकी समस्याओं के समाधान में मदद की जा सके। तो निरीक्षण प्रविधि एक तो अब सूचनाएं एकत्रित करनी है बच्चों, तो सूचनाएं एकत्रित करने के लिए, डाटा एकत्रित करने के लिए, तथ्य एकत्रित करने के लिए कोई न कोई प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो प्रमाणीकृत प्रविधियां हो और चाहे वो अप्रमाणीकृत प्रविधियां हो। तो अप्रमाणीकृत प्रविधियों में ही निरीक्षण प्रविधि आती है बच्चों, जिसको कि हम ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। और ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अवलोकन करना, तो इसे हम अवलोकन विधि या प्रेक्षण विधि भी कहते हैं। और यह विधि प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन काल में भी कहीं न कहीं इसका अत्यधिक प्रयोग किया जाता था, और चाहे वो समस्या के समाधान के अध्ययन के लिए हो और चाहे किसी बीमारी के इलाज के लिए दिया जाने वाला निर्देशन हो, निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग किया जाता था। चिकित्सक के द्वारा हो और चाहे निर्देशनदाता के द्वारा हो, निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग किया जाता था। तो आज हम देखेंगे बच्चों इस क्लास में कि निरीक्षण प्रविधि की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो पहली विशेषता है बच्चों, यह कानों एवं वाणी की अपेक्षा अपनी आंखों द्वारा किया गया एक अध्ययन है। जब इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने बच्चों परिभाषा पढ़ी थी, तो उसमें मोजर ने क्या कहा था कि मोजर ने कहा था कि निरीक्षण का तात्पर्य क्या होता है, कानों एवं वाणी के स्थान पर स्वयं की दृष्टि का अधिकाधिक प्रयोग ही क्या है, निरीक्षण है। ठीक है, तो मोजर ने कहा था कि निरीक्षण का अर्थ है कि केवल अपनी दृष्टि का अधिक से अधिक प्रयोग करना, न कि कानों और वाणी का। क्योंकि बेटा इसमें निरीक्षण अवलोकन किया जाता है, तो अवलोकन दृष्टि से ही तो कर सकते हैं, आप नेत्रों से ही तो अवलोकन कर सकते हैं। हमने अगर कह दिया कि आप पूरी क्लास का निरीक्षण करिए, तो क्या आप वाणी से करेंगे, आप कानों से करेंगे? नहीं, आप उसको अपने नेत्रों से करेंगे, नेत्रों के द्वारा उसका निरीक्षण करेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। जब हमको किसी चीज का ऑब्जर्व करना होता है, तो उसके लिए हमें अपने नेत्रों का ही तो प्रयोग करना होता है। तो इसमें इसकी ये विशेषता है बच्चों पहली, कि यह कानों एवं वाणी की अपेक्षा अपनी आंखों द्वारा किया गया एक अध्ययन है। इसे हम किसी भी वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन के लिए हम जब इसका प्रयोग करते हैं, तो वाणी और कानों की अपेक्षा हम आंखों का इस्तेमाल अत्यधिक करते हैं। फिर नेक्स्ट है बच्चों, यह प्रकृति में घटित होने वाली स्वाभाविक घटनाओं का यथार्थ अध्ययन है। जितनी भी प्रकृति में घटित होने वाली घटनाएं होती हैं या किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होता है, स्वाभाविक घटनाओं का अध्ययन होता है, उन सभी का यथार्थ अध्ययन करती है, मतलब स्वाभाविक अध्ययन करती है, मतलब नेचुरल अध्ययन करती है। उसमें कोई भी कृत्रिमता नहीं होती है। कोशिश निरीक्षण करता ये कोशिश करता है कि वह चाहे नियंत्रित वातावरण में अध्ययन करे और चाहे वह अनियंत्रित वातावरण में अध्ययन करे। अध्ययन करते समय वो इस चीज का खास ख्याल रखता है
कि जिस समूह का वो अध्ययन कर रहा है तो उसमें किसी भी तरह से स्वाभाविक कृत्रिमता ना आए। वो जितना भी अध्ययन किया जाए, उस समूह का जब अध्ययन किया जाए तो स्वाभाविक तौर पर ही उसका अध्ययन किया जाए, समूह में किसी भी तरह का कृत्रिमता ना आए। ये निरीक्षणकर्ता ये कोशिश करता है और वह घटनाओं का यथार्थ अध्ययन करता है। फिर नेक्स्ट बच्चों, इसमें निरीक्षणकर्ता स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है। प्रकृति में घटित होने वाली स्वाभाविक घटनाओं का यथार्थ अध्ययन है। और उसके बाद निरीक्षणकर्ता स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं का भी अध्ययन करता है। एक तो प्रकृति में जो चीजें घटित होती हैं उनका अध्ययन करने के लिए, और दूसरी जो अपने आप स्वाभाविक तौर पर जो घटित होती है घटनाएं, उनका भी अध्ययन करने के लिए निरीक्षणकर्ता निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग करता है। फिर नेक्स्ट है बच्चों, इसमें वैज्ञानिक ढंग से घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक ढंग से मैंने आपको अभी बताया कि निरीक्षण प्रविधि अगर हम इसके द्वारा निरीक्षण के द्वारा जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं उसको अगर हम चाहते हैं कि वो शुद्ध हो, सत्य हो, यथार्थ हो, महत्वपूर्ण हो, तो उसमें हमें वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना पड़ेगा। उसे हमें सुव्यवस्थित ढंग से, पूर्व नियोजित ढंग से उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो अगर वैज्ञानिक ढंग से घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है तो यह कहीं न कहीं इसके परिणाम असत्य होंगे, इसके परिणाम शुद्ध नहीं होंगे, और जो भी इसके द्वारा किया गया निरीक्षण के द्वारा किया गया जो भी सूचनाएं प्राप्त होंगी, जो भी डाटा प्राप्त होंगे निर्देशन में, वो सभी वैध और विश्वसनीय नहीं होंगे। तो अध्ययनकर्ता निरीक्षणकर्ता ये कोशिश करता है कि सभी घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाए, सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए, सुनियोजित ढंग से किया जाए, ठीक है, तभी वह अपने परिणाम को शुद्ध प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बच्चों, इस प्रविधि में सामाजिक घटनाओं का विश्वसनीय एवं वैध अध्ययन किया जाता है। मतलब जो भी इस प्रविधि में जिस भी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वह सामाजिक घटनाओं का विश्वसनीय एवं वैध, मतलब वो घटनाएं विश्वसनीय भी होनी चाहिए और वैध भी होनी चाहिए, तभी उसका अध्ययन इस निरीक्षण प्रविधि के द्वारा सही ढंग से किया जाता है। फिर नेक्स्ट है बच्चों, इसमें निरीक्षणकर्ता सूक्ष्म अध्ययन करता है। किसी निरीक्षणकर्ता अपना कभी तो वह समूह में खुद को शामिल कर लेता है, जो और समूह के सदस्यों को ये पता भी नहीं चलता है कि अमुक व्यक्ति हमारे समूह का सदस्य ना होकर के एक निरीक्षण करता है। तभी वह वहां पर जाकर के वह शुद्ध अध्ययन करता है और उस समूह में घुल मिल करके, उस समूह के अध्ययन में घुल मिल करके उस समूह का जब अध्ययन करता है तो जो भी अध्ययन वो करता है वो बहुत सूक्ष्म ढंग से, बहुत गहनता से उसका अध्ययन करता है, बहुत गहन अध्ययन करता है, बहुत सूक्ष्म अध्ययन करता है। तो निरीक्षणकर्ता ये कोशिश करता है कि वो समूह के सदस्यों में मिलकर के उस समूह का अध्ययन करे, तो बहुत सूक्ष्म ढंग से उसका अध्ययन करे और बहुत गहनता से उसका अध्ययन करे। फिर नेक्स्ट है बच्चों, इस प्रविधि में तथ्यों का निरीक्षण एवं उनका अभिलेखन सुनियोजित एवं क्रमबद्ध तरीके से करता है। निरीक्षणकर्ता इसमें क्या करता है? इस प्रविधि में तथ्यों का निरीक्षण एवं उनका अभिलेखन सुनियोजित एवं क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसको किया जाता है। जो भी तथ्य प्राप्त होते हैं, जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, तो तथ्यों का निरीक्षण एवं उनका अभिलेखन, अभिलेखन का मतलब क्या होता है बच्चों? उनकी रिकॉर्डिंग जो की जाती है वो सुनियोजित ढंग से की जाती है और क्रमबद्ध तरीके से की जाती है। मतलब उल्टे सीधे नहीं, उसको एक सीरीज में क्रमबद्ध तरीके से सारी सूचनाओं को, सारी अभिलेखन को सुनियोजित और क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है।
जो भी रिकॉर्डिंग की जाती है, जैसे मान लीजिए निरीक्षणकर्ता समूह के सदस्य के बीच में घुल मिल के उस समूह का अध्ययन कर रहा है, उस समूह के समस्याओं का अध्ययन कर रहा है, या फिर बाहर रह करके कर रहा है, तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड करता है। ताकि वह रिकॉर्ड क्यों करेगा? क्योंकि अगर वो रिकॉर्ड नहीं करता है बच्चों, तो कुछ न कुछ ऐसे तथ्य या ऐसे डाटा रहते हैं जो कि धीरे धीरे करके जब तक वो उस चीज को, रिपोर्ट को तैयार करता है, तो कई चीजें दिमाग से, निरीक्षणकर्ता के दिमाग से विस्मृत हो जाती है। इसलिए वह प्रत्येक चीज को, प्रत्येक छोटी छोटी चीज को जब निरीक्षण करता है तो उसको रिकॉर्ड करता जाता है, जिससे कि जब वो रिपोर्ट तैयार करता है तो उस समय वह उस रिकॉर्डिंग को फिर से दोबारा सुन करके सारी चीजों को रिकॉल कर सके और एक सही रिपोर्ट तैयार कर सके। कोई भी चीज उससे छूटने ना पाए, कोई भी तथ्य या कोई भी सूचना उससे छूटने ना पाए। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि निरीक्षण प्रविधि की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो निरीक्षण प्रविधि को आपने समझा, निरीक्षण प्रविधि की विशेषताओं को समझा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगी। थैंक यू।